हाँ भाई, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। आपको क्या लगने वाला है मैं कोई देशभक्ति की बात कर रहा हूँ? अरे ऑब्वियस सी बात है, देशभक्ति तो हमारे खून में है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, फिर इस जो मैं बेकार सा गाना गा रहा था उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है बहुत दिनों के बाद टेलीविजन इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग कुछ डिफरेंट कवर करने वाले हैं, ना 9th ना 10th। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का क्लास 8th का टॉपिक। और धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, और ऐसा देश है मेरा। आज का टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा जो देश है ना, ये किसका, यहाँ पर सबसे जो प्राइमरी चीज है वो क्या है? फार्मिंग फार्मिंग फार्मिंग। ओके, जय जवान और जय किसान का नारा हमारे यहाँ चलता है। बस तो आज मैं आप लोगों को ना खेती वेती करना सिखाता हूँ। जो लोग थोड़ा बहुत गाँव से बिलोंग करते हैं वो इस टॉपिक को आराम से रिलेट कर पाएंगे, और जो लोग नहीं करते हैं वो खेती करना सीख जाएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। खेती बाड़ी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, ये सबको पता होगा। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. क्रॉप क्या होता है? एक प्लांट होता है, क्रॉप होता है जब एक ही तरीके का प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में लगाया जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गेहूं के खेत देखे होंगे आपने, राइट? ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ फील्ड। आपने देखा होगा एक बड़े से खूब सारे फील्ड में गेहूं 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 दिख रहा है, सरसों 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 दिख रही है, राइट? क्रॉप्स आर द ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आपको पता ही है कि अलग अलग तरीके के क्रॉप्स होते हैं। सीरियल्स होते हैं, दालें होती हैं, कभी धान की खेती होती है, कभी गेहूं की खेती होती है, राइट? अलग अलग तरीके की होती है। चलिए तो पहला टॉपिक हमें क्या समझ में आया कि जब एक ही तरीके के क्रॉप्स बहुत सारे एक बहुत बड़े फील्ड में हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर या क्रॉपिंग कह सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है। एक होते हैं खरीफ क्रॉप्स, एक होते हैं रबी क्रॉप्स। कुछ लोग राबी क्रॉप्स ही बोलते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है बस। वो क्रॉप्स जिनको रेनी सीजन, बरसात के सीजन में बोया जाता है, वो होते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है? द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये भी याद रख लो, आपको याद हो सकता है पूछ लिया जाए कि भाई किस महीने से किस महीने तक, तो याद रखना कब से? जून से लेकर सितंबर तक जो खेती हम करते हैं वो सारे के सारे होते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ले भाई आंसर बन गया। व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? तो लिख देना द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, खत्म, आंसर आ गया, है ना? चलो आ जाओ, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। भाई ऑब्वियसली बात है, रेनी सीजन में जब ये होगा तो आप देखना, आप थोड़ा सा रिलेट करिए, समर सीजन में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप लोग गाँव जाते हैं ना अपनी नानी के घर, दादी के घर, तो आप देखते हैं कि वहां पर ना गेहूं की कटाई चल रही होती है, मतलब समर सीजन में कोई प्लांटेशन नहीं हो रहा। तो अब बचे रेनी सीजन, विंटर सीजन। तो रेनी सीजन में तो हमने खरीफ क्रॉप्स बो दिया, तो फिर विंटर सीजन में क्या बोएंगे? रबी क्रॉप्स बोएंगे। कब से? अक्टूबर टू मार्च। ये सारे कह गए, सॉरी, कहलाएंगे हमारे रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल रबी क्रॉप्स व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स। दो आंसर याद हो गए आपको। वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, वो हो गए आपके रबी क्रॉप्स। एग्जांपल में व्हीट, ग्राम, ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए दो आंसर भी हो गए, टॉपिक भी। अब देखिए, अब ये ठीक है, रबी क्रॉप्स बोए या खरीफ क्रॉप्स बोए, सर बोए कैसे? मतलब आप लोगों को खेती बाड़ी नहीं करनी, पढ़ लिख के बढ़िया आदमी बनना यार, लेकिन जान तो लो ये जो गेहूं हम खाते हैं ये आता कैसे है, ये जो चावल हम खाते हैं ये पैदा कैसे हुआ। और बाकी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में है तो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे, राइट? चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक प्रैक्टिस। ये मैं दिखा रहा हूं और फिर इसके बाद मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले ये आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है। वन बाय वन इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। तो ऐसा तो है नहीं कि सॉइल को ऐसे बुलाया, आओ सॉइल, चलो सूट वूट पहनो, रेडी हो जाओ, चलो तुम्हारी कंगी वंगी कर देते हैं, तुम तैयार हो गई, जाओ अब जाके खेती करो। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग थोड़ी खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं, क्या करते हैं? दिस अलाउज टू रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल।
ट्रैक्टर चलता है, बखराई होती है, हमारे क्षेत्र में बखराई बोलते हैं इसको, राइट। कल्टीवेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो बाहर आ जाती है और जो एयर है या पानी है वो आराम से उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो हमारे यहाँ पर टिलिंग भी बोला जाता है इसको। तो टिलिंग या प्लगिंग, आपको पूछा जाए कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में टिलिंग और प्लगिंग, ये दो स्टेप हम लोग करते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। आपने देखा होगा जो वो बखराई करते वक्त जो सीडलर वो जो पीछे लगा होता है कल्टीवेटर, उसके जस्ट पीछे एक लकड़ी का एक ऐसे पार्ट लगा होता है, वो क्या करता जाता है, लेवल करता है, तो उसको लेवलर बोलते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्लेसेस पर रेगुलरली हर जगह नहीं करते, तो आप इसको एक एक्स्ट्रा पार्ट मान के चल सकते हैं। चलिए, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट बिफोर सोइंग द सीड्स। अब सोइंग द सीड्स मतलब क्या होता है, सीड्स को बोना। ये तो हो गई हमारी क्या बोलते हैं कल्टीवेशन, हमने प्लगिंग कर दिया, लेबलिंग कर दिया, टिलिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बीज डालेंगे। So before sowing the seeds, it is necessary to break soil crumbs to get better yield. This is done with the help of various tools. अब ऐसा तो है नहीं कि बस हमने फील्ड ली और बस फील्ड में देखा लो 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 सारे 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 इतने सारे ये बीज डाल दिए और बस अब आएंगे एक साल बाद आराम से खूब सारी खेती हो जाएगी और बस काट के ले जाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे। ऐसा तो है नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं तो उनको हमें हटाना होता है और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, ये भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक होता है प्लग और एक होता है हुए। कुछ लोग हुई बोलते हैं, हुए बोलते हैं, HOE होता है। तो मैं तो बचपन में स्पेलिंग याद करके जाता था क्योंकि मेरे को ना पता था हुई बोलते हैं कि हुए बोलते हैं कि हु बोलते हैं, कोई भी कुछ भी बोलता था। ओके, हमारे टीचर हुई हुई बोलते थे उसको। चलिए, तो प्लग और हुए कुछ इस तरीके के होते हैं। प्लग दिस इज बीइंग यूज्ड, लेकिन ये तब की बात है जब मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह या थोड़ा एंशिएंट टाइम की बात है, आजकल ये सब यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके का जो शेप है जो दिखता है ये है क्या है, प्लग है, और ये क्या है, हुए है। ओके, इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अब इतनी सी डेफिनेशन याद कर लो, अगर मान लीजिए आया भी गया कि डिफाइन हुए तो आप लिख देना इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड टू रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये प्लगिंग चल रही है लेकिन ये एंशिएंट टाइम की बात चल रही है। ओके, अगर हमारे पास अभी हम पहले की बात करें, अब की बात करें, तो अब हम कौन बैलगाड़ी यूज करता है, कौन हल यूज करता है, यूजुअली सभी लोग ट्रैक्टर यूज करते हैं। अब सोइंग, सोइंग मतलब क्या है, बीज को डालना। जब तक बीज नहीं डालेंगे तब तक पैदावार नहीं होगी। और हमेशा आजकल हम कौन से बीज डालते हैं, HYV सीड्स। इसका फुल फॉर्म आपका आ जाता है एग्जाम में। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसका मतलब क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक सिंपल सा सीड डाला और आपने HYV सीड्स डाला। मेरी 1 बीघा की खेती में 3 क्विंटल गेहूं हुआ, लेकिन आपकी हाई यील्डिंग सीड था, हाई वैरायटी यील्डिंग सीड था, तो आपकी 1 बीघा की खेती में 4 क्विंटल गेहूं हुआ। क्यों, क्योंकि आपका जो सीड था वो HYV सीड था और मेरा जो सीड था वो एक कॉमन सीड था। तो आजकल यूजुअली लोग कौन सा सीड यूज करते हैं, HYV सीड। अगर आपका फुल फॉर्म आ जाता है देना हाई वैरायटी yielding seed. Okay, चलिए। So before sowing, good quality, clean and healthy seeds for good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. जो मैंने आपको समझाया, सबसे पहले बढ़िया अच्छा जो होता है, बड़े बड़े नाम होते हैं, लोकमान्य, श्री राम, ऐसे अलग अलग होते हैं। चलिए, so traditional tool, the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. इस तरीके का होता था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक फनल टाइप का बना हुआ है, इसमें सीड डालते रहते थे और इस तरीके से धीरे 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 ये। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब बात हो रही है पहले की। अब क्या करते हैं, अब सीड ड्रिल्स यूज करते हैं। दिख रहा है आपको, हम सीड ड्रिल्स यूज करते हैं। Nowadays the seed drills is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. इसकी हेल्प से क्या होता है, एक तो ये बराबर से सारे सीड्स को प्रॉपरली हर एक जगह पर डिलीवर करता है और थोड़ा सा मेहनत बच जाती है, सीधी सी बात है। ओके, तो पहले यूज करते थे हम लोग क्या बोलते हैं, फनल टाइप एक स्ट्रक्चर होता था, लेकिन अब हम यूज करते हैं सीड ड्रिल्स। ओके, चलिए। अब भाई ठीक है, हो गया, हमने सारा का सारा क्या बोलते हैं
बीज बीज बो दिया, अब क्या करना है, अब खाद पानी भी तो देना पड़ेगा, जितनी ज्यादा अच्छी खाद होगी उतना बढ़िया अपनी पैदावार होगी, राइट। चलिए, so adding manure and fertilizer, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ा ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका आने ही वाला है पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। देखिए, दो तरीके के खाद होते हैं, एक खाद होता है जो हम नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं, जैसे गोबर वगैरह से, इन सब चीजों से, और एक आपने देखा होगा जो यूरिया खाद आता है साबुदाने जैसा। ओके, चलिए, तो फर्टिलाइजर जो होता है ये इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक नहीं होता, मतलब नेचुरल नहीं होता है। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन दी फैक्ट्रीज। ये कहां प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। अब फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें क्या करा जाता है, आर्टिफिशियल ये सारी चीजें डाली जाती है ताकि ये जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे। लेकिन मैन्योर डिफरेंट है। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर सबसे मेन चीज आपको बस इतना सा याद रखो, मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। ये कहां पर इकट्ठा होता है, फील्ड्स में होता है। फील्ड्स में मतलब हम लोग घर के बाहर या कहीं पर एक बाहर एक जगह पर गड्ढा खोद देते हैं, उसमें खूब सारा से गोबर 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 डालते रहते हैं। सब लोग कह रहे होंगे छी छी सर गोबर, अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छी होती है, गांव में जाइए। ओके, और फिर उसमें कभी कोई चीटेबल्स फेंक देते हैं, कभी ये सारी चीजें, और वो वहां पर फिर लास्ट में हम लोग रेड वर्म्स उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो एक कंपोस्ट रेडी हो जाता है, ऑर्गेनिक। सो मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जबकि फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करता। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हाँ, कह सकते हैं कि नेचुरल है तो उसमें उतना ज्यादा हो सकता है नाइट्रोजन ना हो, या हो सकता है ना क्या बोलते हैं फास्फोरस ना हो, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली कम और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसमें आर्टिफिशियली रखा है तो एक प्रॉपर मात्रा में डाला गया, लेकिन इसमें नेचुरल है, हो सकता है उतना अच्छा प्रिपेयर हुआ हो सकता है ना भी हुआ हो। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख देना इट इज आर्टिफिशियल, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल है और मैन्योर नेचुरल है, ठीक है। चलिए, अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स। एडवांटेज क्या है, क्यों डाल रहे हैं, जब भी कोई भी चीज होगी तो किसके लिए होगी, फायदे के लिए होगी, है ना। एक वो आपने डायलॉग सुना है, जैसे मेरे एक टीचर थे वो बोला करते थे, बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन कोई कायदे में नहीं रहता था उनके साथ। चलिए, एडवांटेज क्या है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. अब सोच, आप लोगों ने दिमाग लगाया सर फर्टिलाइजर में मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं तो फिर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मैन्योर यूज नहीं करते। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजर जो है वो सॉरी मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से ज्यादा बेटर है। उसका रीजन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस। सॉइल जितनी ज्यादा पोरस होगी उतना ज्यादा उसके अंदर एयर वगैरह जाएगी, पानी वगैरह जाएगा, तो ज्यादा बेटर होगी। ओके, देन आफ्टर इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका जस्ट आपके पास जो चैप्टर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ही खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो इसकी वजह से वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। सो एंड देन आफ्टर ये सॉइल के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। मतलब अगर हम ले दे के देखें तो अगर हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों में से कोई एक चीज मिले तो हम मैन्योर को प्रेफर कर सकते हैं, बट ये होता है कि प्रोवाइड होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग फर्टिलाइजर खरीद लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं, चलो भैया क्या कर दिया, कल्टीवेशन कर दिया, प्लगिंग हो गई, अब बीज भी डाल दिया, मैन्योर फर्टिलाइजर भी डाल दिया, पानी कौन डालेगा, है ना। तो इरिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. अगर आपसे कोई पूछे कि what is definition of irrigation, तो आप ये एक दो लाइन की definition लिख देना। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Sources of irrigation क्या है, आप पानी क्या घर से डालेंगे मग्गा भर भर के, है ना, एक मग्गा दो मग्गा, क्या करेंगे ऐसे बाल्टी भर भर के डालेंगे, नहीं। हमारे पास कोई सोर्स है, अगर वो सोर्सेज हमारे खाली हो जाते हैं तो फिर ड्रॉट आ जाता है, जिसको हम लोग सूखा पड़ना बोलते हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, कुएं में ही हम लोग इंजन लगाकर ट्यूबवेल बना लेते हैं, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। सो गांव में जो है वो यूजुअली जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो इन कैनाल से ही रिलेट करता है। नहर सुना होगा आप लोगों ने, नहर बोलते हैं हम। तो नहर में क्या करते हैं कि नहर से जो है उसको तोड़ लेते हैं, बस उसी से पानी भर लेते हैं।
लेकिन जब पानी नहीं होता है उस एरिया में, अगर इनकेस मान लीजिए कि उस एरिया में पानी नहीं है, इस साल बारिश नहीं हुई, नहर नहीं आई, मतलब कैनाल्स नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग कुएं से, वेल से पानी निकाल लेते हैं, उसमें ट्यूबवेल लगा देते हैं, इंजन लगाकर वहां से पानी को निकाल के आर्टिफिशियली पानी दे देते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड आएगा। पहले के समय पर क्या होता था कि ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, तो ये कुछ प्रोसेस है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आते हैं, आपकी बुक्स में फोटो भी दी होगी। ये मोट प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जो वेल्स हैं उसमें पानी निकाला जाता है और यहां से एक ऐसे क्या बोलते हैं, एक पूरी एक लीक बना दी जाती है, एक मतलब एक नाली टाइप की कह सकते हैं, जो यहां से हम पानी को डिलीवर करते रहते हैं और वहां पर वो फिल होता रहता है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है राहत। राहत में क्या करते हैं कि इसको, बैल को इससे कनेक्ट किया गया और यहाँ पर बहुत सारी ये बाल्टियां लगाई गई हैं, इस तरीके से ये घूमता रहेगा, तो ये वाला चक्का भी घूमता रहेगा और बस बाल्टी यहाँ से भरती जाएगी, यहाँ से जाती जाएगी, और इसी तरीके का एक प्रोसेस होगा जिससे वो पानी नल में, मतलब सॉरी खेतों में जाता रहेगा। तीसरा है चेन पंप। यहाँ पर भाई इस बैल को बेचारे को कष्ट ना देकर हमने यहाँ पर चेन लगा दी, जिस चेन की वजह से चेन खिंचती रहेगी और इस तरीके से ये पानी चलता रहेगा। और फिर आता है धेकली। धेकली में क्या होता है, धेकली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। नल में पानी भर दिया, उसमें क्या बोलते हैं, एक बाल्टी टांग दी इस पे, यहाँ पर एक पत्थर रख दिया, इसको ऐसे डुबोया, अपने आप जो है बाल्टी भर के ऊपर आ गई, क्योंकि कौन उसको बार बार खींचेगा, इतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये सारे के सारे कौन से मेथड है, ट्रेडिशनल, गए गए, बस आपको याद होना चाहिए इसके नाम। अब तो आ गए हैं मॉडर्न मेथड्स। अब मॉडर्न मेथड्स में भी आजकल हम कोशिश ये करते हैं कि पानी देना भी पड़े लेकिन कम पानी में काम हो जाए, तो उसके लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप इरिगेशन। दोनों की फोटोज दी हुई हैं, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। स्प्रिंकलर, इसको हिंदी में चिड़िया वर्षा बोलते हैं। इससे क्या होता है कि कम पानी, इससे बहुत कम पानी लगता है और ये ज्यादा से ज्यादा एरिया में पानी को दे पाती है। लेकिन हर एक क्रॉप पर स्प्रिंकलर सिस्टम काम नहीं आता। जैसे अगर हम बात करें धान चावल की खेती की, वहां स्प्रिंकलर सिस्टम काम नहीं आता, वहां पर हमें पानी को पूरा का पूरा खेतों में भरना पड़ता है, तो उस जगह पर हमें नॉर्मली जो कैनाल से या ट्यूबवेल से उसको भरना पड़ता है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर पानी कम होता है, तो वहां पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर ड्रिप इरिगेशन यूज कर लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ये यहाँ पर ये पाइप्स दिख रहे हैं आपको, इन पाइप्स में छोटे छोटे होल होते हैं जिनसे पानी कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, तो कम पानी में प्लांट्स को कंटिन्यूसली वाटरिंग होती रहती है। तो ये दो प्रोसेस है। अब आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। चलिए, हमने पानी भी दे दिया क्रॉप्स में, सारी चीजें कर दी, लेकिन अब इनको वीड्स से बचाना है। वीड्स क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। क्या होता है, कभी कभी जैसे आपके घर पे भी होता होगा, गमले वमले में एक आपने जो पौधा लगाया हुआ है वो चल रहा है, एक बगल से पता नहीं कौन सा एक प्लांट निकल आया, तुम जानते ही नहीं उस प्लांट को, तुमने तो इसको बीज ही नहीं डाला, पता नहीं कहां से आ गया, अब वो आ गया। अब वो क्या करेगा, वो सारे के सारे जो न्यूट्रिशन हम डाल रहे हैं सॉइल में, वो प्लांट भी बराबरी से लेगा। मान लीजिए अब आपके घर में आप अकेले थे, आपको 4 रोटी मिलती थी, एक कहीं से पता नहीं कहां से एक लड़का आ गया, ना तुम जानते ना तुम्हारे घर वाले जानते, वो बैठ के तुम्हारी भी 2 रोटी खा के जा रहा है, अब तो तुम भूखे रह जाओगे ना, तुम्हारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब वीड्स आ जाएंगे तो प्लांट को पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और जब पूरा न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट की ग्रोथ कम होगी। तो सिंपल सी बात है, अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अगर एक छोटा सा आधे नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और जब इन वीड्स को हम हटाते हैं, क्योंकि हमें वीड्स को हटाना बहुत जरूरी है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीडिंग कंपीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको क्यों हटाना है, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिशंस लेगा, वो उसका वाटर लेगा, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। तो क्या करते हैं जो किसान होते हैं, वो इस तरीके से वीडीसाइड्स जो है वो छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से वीड्स जो है वो हट जाते हैं। हम चाहें तो उन वीड्स को निकाल भी सकते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग टूल्स को यूज करके, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब हो गया, ओके। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं बताता हूं आपको। वीडीसाइड्स के साथ आपने एक और चीज सुनी होगी, इंसेक्टिसाइड्स। कीड़े लग जाते हैं।
अब आपने देखा हो सर कीड़े तो सब पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कीड़ा लगा हुआ प्लांट आपने बहुत बार देखा होगा, आपको पता नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी आपने किसी पत्ते को देखा, उसमें बहुत सारे ऐसे छेद है, बहुत सारे होल्स है, आप कहोगे पता नहीं क्यों है। उस पेड़ पे कीड़ा लगा हुआ था, उस पत्ती पर कीड़ा लगा था, वो जो छोटे 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 आपको सुराग दिख रहे हैं ना, वो कीड़े की वजह से थे। और जब हम प्लांट्स पर थोड़ी सी ओड़ी जो है इंसेक्टिसाइड्स छिड़क देते हैं तो कीड़े हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए। अगर इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड ज्यादा हो गई तो भी प्लांट को हार्म करेगी, कम हो गई तो भी प्लांट को हार्म करेगी। चलिए, अब ये सारे के बाद कुछ 2-3 महीने का एक वेटिंग पीरियड होता है और उसके बाद हमें क्या करना होता है, प्लांट्स को काटना होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. जब वो मैच्योर हो जाता है 2 से 3 महीने के बाद तो हम उसको काटते हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कभी कभार बारिश हो जाती है गर्मियों के सीजन में एकदम से, फरवरी मार्च में, या ओले गिर जाते हैं, हेल स्टोन्स, तो आपने देखा होगा काफी लोग कहते हैं अरे किसान तो बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी जो खेती थी ना वो उसकी बिल्कुल मतलब मैच्योर हो चुकी थी, बस कटने वाली थी। और अब अगर पानी गिर गया तो क्या होगा, वो सारी की सारी खेती जो है टूट जाएगी और पानी में सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बेचारी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सो हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। दो तरीके से हार्वेस्टिंग होती है, या तो उसको पूरा उखाड़ लिया जाता है या फिर उसको नीचे से काटा जाता है। मोस्टली चांसेस में उसको काटा जाता है, कटाई बोलते हैं हम लोग हिंदी में। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 3 से 4 महीने, 3 महीने हम मान के चलते हैं, 3 महीने के आसपास लगते हैं जब प्लांट जो है मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उसको उठा के काट दिया जाता है। अब काटने के बाद दो तरीके होते हैं, एक तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली उनको काट देते हैं, मतलब कि लेबर्स बुलाते हैं, उनको काटते हैं, उनके बंडल्स बनाते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग हार्वेस्टर लाते हैं। आजकल नया प्रोसेस आ गया हार्वेस्टर का। हार्वेस्टर से हमें खेत को काटने की जरूरत नहीं होती, हार्वेस्टर डायरेक्टली खेत में आता है और अपने आप ही काटता है, अपने आप ही गेहूं निकालता दे देता है। लेकिन एक डीमेरिट होता है इसका, बहुत सारे लोग हार्वेस्टर को यूज नहीं करते क्योंकि हार्वेस्टर में से भूस नहीं निकलता। मेरे ख्याल से आप सब लोग को भूस पता होगा जो भैंस खाती है। लेकिन जब हम थ्रेशिंग करवाते हैं तो उसमें से भूस निकलता है। लेकिन थ्रेशिंग में क्या होता है कि हमें उसे हाथ से काटना होता है, उसका एक बंडल बनाना होता है और फिर वो बंडल्स हम थ्रेशर के अंदर डाल देते हैं। तो थ्रेशर क्या करता है, सारा का सारा गेहूं नीचे निकाल देता है और जो भूस होता है उसको बाहर की तरफ दूसरी तरफ इकट्ठा कर देता है। ओके, थ्रेशर जो है वो इस तरीके का कुछ दिखता है और ये हार्वेस्टर है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, ये थ्रेशर है वो हार्वेस्टर है। तो हार्वेस्टर क्या करता है, हार्वेस्टर डायरेक्टली देखिए आप देख रहे हैं सीधा खेतों में लग रहा है, बस खेत को काटता जाएगा और पीछे जो है वो गेहूं को निकालता जाएगा। लेकिन थ्रेशर ऐसा नहीं है, थ्रेशर में हमको इनपुट देना पड़ेगा, थ्रेशर के नीचे से गेहूं निकलेगा और इधर से भूस निकलता रहेगा। चलिए, अब सबसे बड़ा मान लीजिए कि किसी के पास थोड़ा बहुत गेहूं है तो उस कंडीशन में तो वो क्या करेगा कि उस गेहूं को सेल कर देगा। लेकिन अब बहुत जमींदार इंसान है, 100-200 बीघा जमीन है, तो वो क्या करना होगा, उसको उस गेहूं को स्टोर करना होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। पता पड़ा कि सारी की सारी खेती कर ली, सब कुछ कर लिया, अच्छा कर लिया, स्टोरिंग ऐसी जगह करी जहां पर तो पानी गिरता है, जहां पर तो कीड़े मकोड़े आते हैं, जहां पर तो चूहे खा जाते हैं, तो फिर तो बेकार हो गया सारी मेहनत। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर हम स्टोर करते हैं, जैसे कि ग्रेनरीज में। ओके, ग्रेनरीज क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस टाइप का होता है जहां पर हम इंश्योर करते हैं यहाँ पानी वानी नहीं आएगा और खराब नहीं होगी खेती। तो उस जगह पर हम इस तरीके से बहुत सारे इकट्ठा कर देते हैं। गवर्नमेंट भी इकट्ठा करती है, लेवीज पे लेती है और उसके बाद इनको इकट्ठा करके रखती है ताकि हम बाद में राशन को बांट सके। या फिर बहुत बड़े बड़े किसी जगहों पर इस तरीके के क्या बोलते हैं कोल्ड हाउसेस बने होते हैं या बेयर हाउसेस बने होते हैं जहां पर हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और वहां पर वो सेफ रहते हैं। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक आप लोग का बचा हुआ है, थैंक यू बोलने से पहले मैं आपको बताऊंगा एनिमल हस्बेंड्री। लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, देखो आपको पता है कि गांव में लोगों के पास फार्मिंग के अलावा अगर कोई दूसरा काम है तो वो क्या है, गाय भैंस बकरी को पालना। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, गोट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। थ्रू एनिमल हस्बेंड्री वी गेट, क्या क्या मिलता है हमें एनिमल हस्बेंड्री से, हमें दूध मिलता है, सबसे मेन चीज है। इसमें आप एक लाइन लिख दो डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके जितने भी जो गेहूं वाले सॉरी दूध वाले आइटम होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं हमें, हमें दूध तो मिलता ही है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास शीप है तो वी गेट
द वुल ऑल्सो, फ्लीस ऑल्सो डिफरेंट थिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो आपका एनिमल हस्बेंड्री का इतना सही टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में। सो दैट्स इट। अभी लास्ट में आपको थैंक यू मेरी तरफ से, इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छे से समझा, आपने अच्छे से सुना, और अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर को लेकर, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। अगर कमेंट में हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता है तो मैं आपको दूसरी वीडियो में सबसे पहले वही डाउट क्लियर करके दूंगा, या फिर मैं थंबनेल के साथ बना के दूंगा वीडियो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डाउट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं सेकंड चैप्टर अपडेट करूं फटाफट आप लोगों के पास पहुंच जाए। ओके, सो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।